हेलो, कैसे दोस्तों तुम लोग। यूपी 21 क्लासेस में सब लोग का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ में हैं, एक नए वंश के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। और ये हमारा जो टॉपिक है बेटा, ये है चौहान वंश का। कौन से वंश का? चौहान वंश का। वो वंश जिसने अपना रुतबा अलग ही लेवल पर कायम किया। यानी ये वह वंश है जिस समय एक तरीके से कह सकते हैं कि मुस्लिम सत्ता का आक्रमण भारत पर प्रारंभ हो चुका था और कहीं ना कहीं उन लोगों से लोहा लेने के लिए सामने आया चौहान वंश। और एक से एक धुरंधर, जिसमें भी सबसे ज्यादा अगर बलशाली व्यक्ति रहा तो वो रहा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। बात करते हैं शुरुआत से इस वंश के बारे में कि इस वंश की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से हम लोग पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचेंगे और किस तरीके से जो है हमारे देश में चौहान वंश का अंत होगा और एक नई मुस्लिम सत्ता सामने आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चौहान वंश से बात करेंगे। सबसे पहले स्थापना की कि इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। इस वंश की स्थापना की बात की जाए बेटा तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था वासुदेव। क्या नाम हुआ करता था बेटा? वासुदेव नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। और वासुदेव ने इस वंश की क्या करी? स्थापना करी, शुरुआत करने का काम किया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इन्हें एक और नाम दिया जाता है और वह नाम दिया जाता है शाकंभरी के चौहान का। क्या नाम दिया जाता है? शाकंभरी के चौहान वंश का। देखो, शाकंभरी के चौहानी क्यों कहा गया? एक कुल देवी हुआ करती थी अजमेर में जो कहलाती थी शाकंभरी देवी। कौन सी देवी? शाकंभरी देवी कहलाती थी। और ये लोग जो कुल देवी थी, ये चौहान वंश के शासकों की कुल देवी थी। और ये लोग इन्हीं से पूजा करते थे और इन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त करते थे। और इस आशीर्वाद के बाद इन्होंने माना कि वास्तव में हर जगह शाकंभरी देवी जो हैं वो इनकी रक्षा करती हैं, साथ रहती हैं। और तभी से इनकी शाखा का नाम कहलाया शाकंभरी के चौहान। क्या कहलाया? शाकंभरी के चौहान। आगे बात करते हैं राजधानी सबसे पहले कहाँ बनाई। तो इस वंश की राजधानी सर्वप्रथम अय क्षेत्र बनाई। कहाँ बनाई गई? अय क्षेत्र में बनाई गई। बात करते हैं आगे कि पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन रहा। यानी कि अभी तक जो वासुदेव थे वो एक सामंत की भांति शासन करते थे। किसकी भांति? सामंत की शासन करते थे। सामंत की भांति शासन करते थे। ये सामंत कौन होता है? सामंत जो है एक विशेष क्षेत्र का एक मंत्री हुआ करता था, एक अधिकारी हुआ करता था जो राजा के एक विशेष क्षेत्र को, एक प्रदेश टाइप के एक क्षेत्र को देखा करता था। यानी उसका जो जिम्मेदारी थी वो किसके पास थी? सामंत के पास हुआ करती थी। और सामंत की जिम्मेदारी सामंत को निभानी होती थी। तब तक ये वासुदेव जो थे वो सामंत रहे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बढ़ाते रहे। आगे बात करते हैं कि जब ऐसा कौन सा व्यक्ति हुआ जिसने पूर्ण रूप से शासक बना, सामंतवाद को खत्म किया, तो व्यक्ति बना बागपति राज प्रथम। कौन बनना बेटा? चौहान वंश में बागपति राज प्रथम। ध्यान रखोगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक कौन बना? चौहान वंश का बागपति राज प्रथम जो है इस वंश का पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक बना। अच्छा, इस वंश का एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अजयराज। क्या नाम था बेटा? अजयराज नाम का एक व्यक्ति हुआ। और इस अजयराज ने एक शहर बसाया जिसको आज हम लोग जानते हैं अजमेर के नाम से। किसके नाम से? अजमेर के नाम से और अजमेर शरीफ के नाम से। किसके नाम से? अजमेर के नाम से और अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अजमेर शहर किसने बताया बेटा? अजयराज ने जो है अजमेर शहर की स्थापना करी। एक शासक हुआ इसी वंश में जिसको हम सब लोग जानते हैं विग्रहराज प्रथम या बीशल देव के नाम से। किसके नाम से? विग्रहराज प्रथम या बीशल देव के नाम से इसको जाना जाता है। काफी फेमस और काफी बलशाली शासक हुआ। बात करी जाए इसके शासन काल की तो इसने राजस्थान वाले क्षेत्र में अपना शासन कायम किया और कायम करने के साथ साथ कुछ विशेष काम भी किए। क्या काम किए? इसने जो है एक नगर की स्थापना करी और नगर थी बीसलपुर। कौन सा? बीसलपुर नगर की स्थापना करी। और यहीं पर यानी कि बीसलपुर में एक बीसल देव का क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? बीसल देव का मंदिर बनवाया। और ये मंदिर आज के समय में भी विद्यमान है। वर्तमान में समय में अगर तुम टोंक के बीसलपुर में जाओगे तो ये मंदिर तुम्हें आज भी वहां देखने को मिलेगा। और इसके लिए तुम्हें जाना होगा बीसलपुर डैम पर। कहाँ जाना होगा बेटा? बीसलपुर डैम पर। तो बीसलपुर नगर की स्थापना करी और साथ ही साथ क्या करा इसने? वहां पर एक मंदिर भी बनवाया।
इसके बाद कहते हैं ये किसका उत्तराधिकारी था, यानी इसके पिता का नाम क्या था, तो ये सिद्धराज का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी थे बेटा, बीसल देव विग्रहराज जो थे वो किसके उत्तराधिकारी थे, वो सिद्धराज के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। आगे बात करते हैं, इसने चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय, ध्यान रखोगे विशेष तौर पर कि बीसल देव ने यानी कि विग्रहराज ने चालुक्य शासक कौन, मूलराज द्वितीय, ध्यान रखो चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय को क्या किया, पराजित किया, हराया। आगे बात करते हैं, इसने एक मंदिर बनवाया था और उसे कहा जाता है आशापुरी देवी का मंदिर। क्या कहा जाता है, आशापुरी देवी का मंदिर कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नाम आता है पृथ्वीराज चौहान का। किसका, पृथ्वीराज चौहान का। इस वंश का सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण शासक। एक एक करके बात करेंगे पृथ्वीराज के बारे में। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इससे पहले दो और शासक हुए इसी वंश में जिनका नाम मिलता है पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम मिलता है, पृथ्वीराज नाम मिलता है। और इसी कारण इस शासक को और उसे अलग करने के कारण हम इसे एक नया नाम देते हैं, वो नाम रखा जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्या नाम दिया जाएगा बेटा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करते हैं। ये इस वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी और सबसे ज्यादा महान शासक था। कौन सा, पृथ्वीराज चौहान इस वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी और सबसे ज्यादा महान शासक हुआ। इससे ज्यादा महान इसके वंश में शासक नहीं हुआ, ऐसा इसके ग्रंथ बताते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात की जाए तो इसे एक और उपनाम दिया जाता है और वो नाम दिया जाता है राय पिथौरा का। क्या नाम दिया जाता है, पृथ्वीराज को राय पिथौरा का नाम भी दिया जाता है। आगे बात करते हैं, इसने जो है जब शासन की बात की जाए तो 1178 ईस्वी में साम्राज्य को संभाला। यानी 1178 ईस्वी में कौन बना, पृथ्वीराज चौहान वहां का शासक बना। इसके बाद बात करते हैं ये किसका पुत्र था या किसका उत्तराधिकारी था, तो ध्यान रखोगे ये सोमेश्वर का पुत्र था। किसका पुत्र था, ये सोमेश्वर का पुत्र था। अच्छा, इसने एक शासक को हराया था, एक चंदेल शासक को हराया जिनका नाम था परमार्दी देव। क्या नाम था, परमार्दी देव। और इन्हीं परमार्दी देव के यहाँ दो बहुत ही दिग्गज और वीर योद्धा रहते थे। इनमें से एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल। तुम लोगों ने सुना होगा, आला उदल बड़े लड़ैया, इनकी मार सही ना जाए, एक को देवे दो मर जामे, बाकी देख देख थर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आला उदल की बड़ी वीर गाथाएं हैं जो कि बार बार जो है सुनने में आती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। परमार्दी देव की बात करें तो हम लोग ने जाना कि आला उदल जो थे वो परमार्दी देव के क्या होते थे, दो सेनापति थे। और सेनापति बहुत ही भयंकर वाले, यानी जब इनका युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान के पास तो ऐसे समझ के चलो कि सारी सेना को इन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। रात रात भर में युद्ध समाप्त कर दिया, लेकिन इसमें जो है आला मारे गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका जो युद्ध हुआ, इनका जो समकालीन शासक था वो था जयचंद। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सही है और यहाँ पर बात आती है पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी की। आगे बात करेंगे इसके बारे में, बाद में बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, ये जयचंद के समकालीन थे। और जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था बेटा, संयोगिता नाम था। अच्छा, संयोगिता और पृथ्वीराज के किस्से बहुत ज्यादा मशहूर है। मशहूर क्यों है, इस बात को जानते हैं। पृथ्वीराज और जयचंद आपस में समकालीन थे, एक समान थे। एक बार की बात है, एक बड़ा ही मशहूर चित्रकार हुआ करता था इस समय में, और उसका काम यही था कि अपने चित्रों को बनाना और बना करके दूसरे राजा के सामने लेके जाना। अगर कोई पसंद करता है तो उनको दे देना। फिर क्या हुआ, एक बार वह चित्रकार पहुंचा जयचंद के यहाँ पर। किसके यहाँ पर, जयचंद के यहाँ पर पहुंचा। अच्छा, इधर थोड़ी सी बात और चल रही है। कहीं ना कहीं जब दुश्मनी से पहले दोनों बड़े गहरे मित्र हुआ करते थे। कौन कौन, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, दोनों आपस में बड़े मित्र हुआ करते थे। और तुमने सुना होगा कि मोहम्मद गौरी ने इससे पहले 16 बार आक्रमण किया, टोटल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें 16 बार जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं जयचंद का भी इसमें जीत में हासिल करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। कैसे रहा, देखो, ये जब भी कभी ऐसा होता था कि मोहम्मद गौरी इस पर आक्रमण करता था पृथ्वीराज चौहान पे, तो हमेशा जयचंद उसके साथ खड़ा रहता था, जिससे क्या हो, उसकी सीमाओं पर आक्रमण ना हो सके।
लेकिन एक घटना घटी और उस घटना ने भारत का इतिहास बदल के रख दिया। घटना क्या थी? घटना थी संयोगता और पृथ्वीराज को लेकर के। जब वो चित्रकार जयचंद के दरबार में पहुंचा तो सब लोग चित्र देखने पहुंचे, अच्छे अच्छे चित्र थे। उसमें से एक स्त्री भी पहुंची, एक लड़की पहुंची जो थी जयचंद की पुत्री संयोगता। और उसी समय में संयोगता ने एक चित्र देखा, एक फोटो देखा, वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। कहीं ना कहीं संयोगता जो है इस बात को लेकर मोहित हो गई और मोहित होने के बाद मन ही मन पृथ्वीराज को चाहने लगी और उसने पता लगाया कि ये फोटो किसका है। जब उसने पता लगाया फोटो किसका है तो पता चला कि ये पड़ोस की के राजा हैं जो हमारे पिताजी के मित्र हैं, पृथ्वीराज चौहान का है। कोई बात नहीं, यहाँ तक बात खत्म हुई, कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। लेकिन फिर वो चित्रकार दोबारा पहुंचा पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर। जब भाई वो फोटो लेके वहां पहुंचा तो उसने पहले से उसमें संयोगता का भी फोटो लगा रखा था। और पृथ्वीराज ने जब ये फोटो देखे तो कहीं ना कहीं जो है वो संयोगता को देख करके मोहित हो गया। संयोगता के देखकर मोहित हो गया। लेकिन इसी बीच जो है पृथ्वीराज जो जयचंद थे वो समकालीन शासक तो थे ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं सीमाएं भी नजदीक होती थी, तो वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी पुत्री जो है इनसे शादी करे। अच्छा, कहीं ना कहीं से पृथ्वीराज को पता चल गया कि जयचंद की पुत्री संयुक्ता है वो भी पृथ्वीराज को पसंद करती है। जब ये बात हुई तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज ने कोशिश करी एक दो बार संयुक्ता से मिलने की और उससे शादी करने की, लेकिन जयचंद तैयार नहीं हुए। इसके बाद जब संयुक्ता बड़ी हुई और ये लगा कि अब जो है संयुक्ता का विवाह कर देना चाहिए, तो जयचंद ने क्या करा, एक स्वयंवर आमंत्रित किया। क्या किया? स्वयंवर आमंत्रित किया। स्वयंवर आमंत्रित किया गया, यानी आसपास के सारे दिग्गज नेताओं को क्या किया, जो राजा थे उन सबको शामिल किया गया। अब शामिल करने के बाद ये हुआ कि इसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया, बल्कि एक अपमान स्वरूप एक काम किया गया। काम ये करा कि उन्होंने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। जब ये बात संयुक्ता को पता चली कि भाई पृथ्वीराज को तो बुलाया ही नहीं गया है, जब पृथ्वीराज को बुलाया नहीं गया तो उसे कहीं ना कहीं खराब लगा। जैसे ही खराब लगा तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज को भी पता था कि भाई संयुक्ता का स्वयंवर होने जा रहा है, मुझे बुलाया नहीं गया है, तो शादी होना तो इम्पॉसिबल सी बात आ रही है। जब ये बात घटना घटने पे आ गई तो पृथ्वीराज ने क्या किया, पृथ्वीराज को जैसे ही पता चला उसके गुप्तचरों ने जानकारी दी कि आज जो है संयुक्ता का स्वयंवर होने जा रहा है और संयुक्ता किसी दूसरे राजा से शादी करना नहीं चाह रही है, और उसने कहीं ना कहीं आपको एक सूचना दी है कि भाई पृथ्वीराज मुझे आकर क्या कर जाएं, ले जाएं, है ना। तो पहले चिट्ठियां तो चलती नहीं, गुप्तचर चलते थे, नहीं तो क्या कबूतर आ गाली बात होती ना, कबूतर के द्वारा दी जाती, ऐसा नहीं हो पाया। और उस पर क्या हुआ फिर बाद में कि अचानक से जब जो संयुक्ता थी, जब उसको पृथ्वीराज ने देखे तो जो मूर्ति खड़ी हुई थी इन्हीं के गले में बरमाला पहनाने को चल दी संयुक्ता। और जैसे ही बरमाला पहनाने के लिए बाहर द्वार पर आई, पृथ्वीराज इंतजार कर रहे थे और अपने घोड़े पर बैठाकर अपने क्षेत्र में, अपनी राजधानी में ले गए। अब ये बात तो बड़ा गड़बड़ हो गई। भाई सीधी सी बात है कि ऐसा कौन सा पिता होगा जिसकी बेटी का अपहरण कर लिया जाए, एक तरीके से उठा ली जाए बड़े मंडप में से, वो पिता सामने वाले को छोड़ दे, उसका तो पक्का दुश्मन हो गया। जब उसका पक्का दुश्मन हो गया तो कहीं ना कहीं यहाँ मौका मिला गौरी को। किसको? गौरी को मौका मिला। और इसी मौके का फायदा उठाकर गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। उससे पहले की बात देखते हैं, तो अपहरण करके क्या कर लिया, विवाह कर लिया। गौरी को मौका मिला और गौरी ने क्या करा, गौरी ने ये करा कि इससे पहले ये घटना, जो पहला आक्रमण है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191। कब? 1191 में। और जो स्वयंवर वाली घटना है वो ठीक इसके बाद की है। अब घटना ये हुई कि 1191 में दोनों के बीच युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी को भी उसके अंदाजा हो गया कि वास्तव में अभी युद्ध जीतना इनके कामयाब हाथ में नहीं है, बस में नहीं है, तो वहां से भाग निकला। और इस युद्ध में, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की क्या हुई, हार हुई। गौरी की क्या हुई बेटा, हार हुई। और विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की। किसकी विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की इसमें क्या हुई, विजय हुई। लेकिन गौरी के मन में थी कि एक ना एक दिन तो इस भारत पे कब्जा करके रहना ही है। वो लगातार प्रयास करता रहा, उसने 1 साल तक का इंतजार किया, अपनी सेनाओं को बढ़ाया, अपनी शक्ति को बढ़ाया और दोबारा पहुंचा तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए। कब पहुंचा, तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए, जो समय था 1192 ईस्वी का। कब का, 1192 ईस्वी का समय था। और द्वितीय युद्ध के लिए पहुंचा और द्वितीय युद्ध में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई।
और बताया जाता है कि इसमें जो है पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। जैसे अगर बात करें नॉर्मल रिजल्ट की, तो इसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई और गौरी कौन हुई, विजय हुआ। और यहीं से भारत में मुस्लिम सत्ता का उदय हुआ। यानी तराइन का युद्ध वो निर्णायक युद्ध रहा जिसमें मुस्लिम सत्ता ने अपने पैर जमाए भारत में आकर के। अच्छा, यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर घटनाएं बड़ी अलग अलग सी हैं। पृथ्वीराज की बात की जाए और मोहम्मद गौरी की बात की जाए, तो यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंदवरदाई। क्या नाम था? चंदवरदाई। चंदवरदाई जो था वो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। और ये हमेशा पृथ्वीराज चौहान के साथ रहा करता था, युद्ध में भी, यानी तराइन के युद्ध में भी ये पृथ्वीराज के साथ ही था। ठीक है, ये चंदवरदाई जो है, जब इसको मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज को पकड़ा गया और पकड़ करके अपने यहाँ ले जाया गया, तो चंदवरदाई उसके साथ पहुंचा। और बताया जाता है कि वहां पर जाकर चंदवरदाई कहता है, वहां पर जाकर पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई और कारागार में डाल दिया गया। फिर एक बार जो है इन दोनों लोगों ने एक चाल चली, या फिर एक खेल खेला गया, खेल आयोजित किया कि इन्होंने बताया कि पृथ्वीराज के पास वो शक्ति है कि वो बिना देखे फूटी हुई आंखों से भी सही और सटीक निशाना लगा सकते हैं। लेकिन इस बात को मानने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा होना अपने आप में बड़ा इम्पॉसिबल से काम है। जब ऐसी घटना हुई कि भैया ऐसा भी हो सकता है, तो इसको परखा जाए, तो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया गया। पूरे देशवासी को बुलाया गया, पूरे साम्राज्य को बुलाया गया, सारी मंत्रियों को बुलाया गया, और एक प्रांगण में, राजा के प्रांगण में एक इस आयोजन की व्यवस्था की गई। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों एक दूसरे के बीच में बड़ा अच्छे से कॉम्बिनेशन था, दोनों एक दूसरे को जानते थे। और कहीं कहीं भी ये बताया जाता है कि वास्तव में जब आंखें फोड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के द्वारा, तो उनकी रोशनी गई नहीं थी पूरी तरीके से। लेकिन बात करते हैं दोबारा से, उसी आयोजन पर आते हैं, और आयोजन होना शुरू हुआ, और उस समय चंदवरदाई पृथ्वीराज के पास खड़ा हुआ है और कहता है पृथ्वीराज चौहान से, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी वो बताता है कि हे सुल्तान, हे पृथ्वीराज, सुल्तान जो है इतनी दूरी पर बैठा हुआ है, गौरी इतनी दूरी पर बैठा हुआ है, इस बार अगर निशाना चूक गया तो मामला खराब हो जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पृथ्वीराज अपने तर्कस से एक तीर निकालता है, और उसी दूरी का अंदाजा लगाते हुए पृथ्वीराज चौहान के द्वारा एक तीर छोड़ा जाता है। और जैसे पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तीर छूटा, वैसे ही सीधे वो जाकर मोहम्मद गौरी के लगता है, और वहीं पर गौरी का काम तमाम हो जाता है। ये बात की जानकारी सिर्फ चंदवरदाई देता है। कौन देता है? सिर्फ चंदवरदाई देता है। तो कहीं ना कहीं इस बात में थोड़ा सा असमंजस जैसी बात आती है, क्योंकि और किसी लेखक ने, किसी साहित्यकार ने, किसी इतिहासकार ने इस बात का जिक्र अपने लेखों में नहीं किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चंदवरदाई की बात हो गई। अच्छा, इसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, एक साहित्यिक ग्रंथ लिखा गया, जिसको नाम दिया जाता है पृथ्वीराज रासो का। क्या नाम दिया जाता है? पृथ्वीराज रासो का नाम दिया जाता है। और ये पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जैसे ये सत्ता हुई, इसके बाद 1194 में अजमेर का क्या हो जाता है? मुस्लिम साम्राज्य की सत्ता पूरी हो जाती है। अजमेर पर कौन कर लेता है? मुस्लिम लोग सत्ता स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज का एक और कवि था जिसका नाम था जयानग, और जयानग जो है उसने लिखा है पृथ्वीराज विजय। अच्छा, बात करते हैं एक और युद्ध की। इसके मध्य एक और युद्ध हुआ जिसको हम सब जानते हैं, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। इस चंदावर के युद्ध की बात की जाए तो ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। किस किस के बीच? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। पराजय की बात करें तो जयचंद की पराजय और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। भैया सोचने वाली बात है कि पहले क्या करा, अगर वास्तव में मोहम्मद गौरी का साथ जो है पृथ्वीराज के विरुद्ध कहीं ना कहीं जयचंद ने दिया था, और इसी बात का फायदा मोहम्मद गौरी को मिला, और पृथ्वीराज के सामने क्या रहा? विजयी रहा। लेकिन बात यह थी कि जब जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया,
तो आखिर इसी से युद्ध क्यों हुआ? उसका कारण था कहीं ना कहीं गौरी चालाक था, चतुर था, चालू था। उसने सोचा कि जो व्यक्ति अपने दामाद का नहीं हुआ वो भला मेरा कैसे हो जाएगा। सोच के देखो कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा ससुर होगा जो अपने दामाद का ना हो। और एक हुआ कौन? जयचंद। कौन हुआ? जयचंद ऐसा हुआ जो भैया अपने दामाद का ही नहीं हुआ। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था वो कौन था? इसका भाई दामाद ही तो है एक तरीके से देखा जाए तो। जब ये व्यक्ति अपने दामाद का ही नहीं हो रहा तो किसी दूसरे का क्या हो जाएगा? कौन अपनी लड़की का घर उजड़वाना चाहता है? इसने उजड़वा दिया। उजड़वा दिया तो बताओ, जब अपनी लड़की का घर उजड़वा रहा है तो दूसरे का क्यों बकस देगा? तो इसने सोचा इसको भी निपटाओ जितनी जल्दी निपट जाए गौरी ने। और इसी निपटाने के चक्कर में इसको निपटाया चंदावर के युद्ध में 1194 में। ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति और था मोहम्मद गौरी के साथ में, और उसका नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और इसकी डायरेक्ट किससे लड़ाई हुई? जयचंद से लड़ाई हुई थी। तो अगर कभी सवाल आता है कि किसके शासनकाल में, तो गौरी के। और किस सेनापति के द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जयचंद को मारा गया या हराया गया या पराजित किया गया। इसीलिए क्या किया गया? जयचंद को साथ युद्ध करके इसके शासन को भी क्या कर दिया? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। और पूरे शासन पर, पूरे क्षेत्र पर किसका कब्जा हो गया? अब मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया।